तो चलिए बच्चों, मैं वापस आ गया हूँ कृष्णा मिश्रा। आप लोगों का स्वागत करने 10+ अकेडमी में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था बच्चों? हमने पॉइंटिंग सोर्सेस, पॉइंटिंग वेक्टर तक देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम देख लेंगे, उसके बाद लेयर्स इन एटमॉस्फेयर देखेंगे और उसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को इधर ही समाप्त करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Properties of electromagnetic waves। चलिए बच्चों, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। द डायरेक्शन of variation of electric field, the variation of electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation। as well as to the direction of propagation। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? स्पीड ऑफ EM wave is 3 × 10⁸ meters per second in space in any other medium it depends on the electric and magnetic properties of the medium and is independent of the amplitude of field variation। आपका थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
variation are in phase. Last but not the least, EM waves are produced by accelerating charged particle and oscillating charge in an LC circuit also produces EM waves. These waves required no medium for its propagation. तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या लिखा है मैंने इधर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे ये तो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, पर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा उसके भी ये दोनों परपेंडिकुलर ही रहेंगे। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो आपका EM वेव होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। देख लीजिए ये x y और सपोज कर लीजिए ये जो मेरा फेस है ये z डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो प्रोपोगेशन होगा वो इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कि मेरा फेस के डायरेक्शन की हो, मतलब कि ऐसे बाहर की हो। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जो स्पीड ऑफ EM वेव है स्पेस में तो हमारा 3 × 10⁸ मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, और दूसरे किसी भी मीडियम में उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करेगा। और जो हमारा स्पीड ऑफ EM वेव है ये इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड वेरिएशन, मतलब फील्ड वेरिएशन के एम्पलीट्यूड से ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन आर इन फेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वेरिएशन होगा ना वो सेम फेज में ही होगा, समझे बच्चों, डायरेक्शन भले अलग अलग है लेकिन फेज उन दोनों का सेम रहेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं होगा तो आपका EM वेव कभी भी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज इन एन LC सर्किट ऑल्सो प्रोड्यूसेस EM वेव्स। दीज वेव्स रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। और ये जो EM वेव्स होते हैं इनको कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता अपनी प्रोपगेशन के लिए। और जो ये वेव्स होती हैं क्या कहते हैं LC सर्किट में भी इस एक्सीलेटिंग चार्ज के ही थ्रू ऑसिलेटिंग चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 10 सेकंड का समय देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। ये प्रॉपर्टीज से भी बच्चों सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे से समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज के द्वारा। क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बन रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो सारे एक तरह के बनते हैं, तो अब ज़्यादातर सवाल बनेंगे कॉन्सेप्ट को पकड़ के। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लीजिए। तो हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पे, और आपका ये चैप्टर जस्ट खत्म होने वाला है। EM वेव स्पेक्ट्रम। नेचर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज या तो लैम्डा रेंज। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी ऑडियो वेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं बच्चों, ठीक है ना। बाद में आती है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आती है आपके इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद आपकी आती हैं विजिबल रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस। उसके बाद आती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट मतलब कि यूवी रेडिएशन। उसके बाद आपकी आती हैं एक्सरेज, उसके बाद गामा रेस। इसके बाद कॉस्मिक रेस वगैरह भी आते हैं, लेकिन उनको उतना देखने का ज़रूरत नहीं है, गामा रेस तक ही हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो ऑडियो वेव्स की आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। रेडियो वेव्स की आपकी जो रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। फिर आपके जो इंफ्रारेड रेस ये 20 किलो हर्ट्ज से होंगी, माफ कीजिएगा। जो आपके इंफ्रारेड रेस होंगी उनकी रेंज होती है 10⁹ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। ये आपकी माइक्रोवेव्स की रेंज हो गई बच्चों। इंफ्रारेड रेज होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। उसके बाद जो आपकी विजिबल रेज आती हैं वो होती हैं 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। आपकी जो यूवी रेज होती है उनकी रेंज होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। उसके बाद आती है आपकी एक्सरेज जिनकी रेंज होती है आपकी 3 × 10⁻17 हर्ट्ज से 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। लास्ट में आती है आपकी एक गामा रेज
जो कि बराबर होती हैं 3 इंटू में 10⁻19 हर्ट्ज से 3 इंटू में 10⁻22 हर्ट्ज। उसके बाद वेवलेंथ की भी रेंज देख लेते हैं। 1.5 इंटू में 10⁻4 मीटर से 1.5 इंटू में 10⁻7 मीटर्स। उसके बाद रेडियो वेव्स की आपकी जो रेंज होती है वो होती है 0.3। वेवलेंथ की रेंज होती है 3 इंटू में इतना से इतना मीटर्स। यहाँ पे 20 हर्ट्ज ही है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। आगे है आपका माइक्रोवेव जो कि होती है आपकी 1 mm से 0.3 mm तक। फिर आती है आपकी इंफ्रारेड रेज जिनका आपका होता है वेवलेंथ रेंज 7500 एंगस्ट्रॉम से 1 mm तक। उसके बाद आती है आपकी विजिबल रेंज जिनका वेवलेंथ होता है 3750 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। फिर आपकी यूवी रेज इनका होता है आपका 100 एंगस्ट्रॉम से 3750 एंगस्ट्रॉम तक रेंज, वेवलेंथ का रेंज। उसके बाद आती है आपकी एक्सरेज जो कि होती है आपकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गामा रेज 0.0001 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, खाली ये आपको अलग अलग वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ की रेंज दी गई है। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम वेरियस लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर भी देख लेते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आपको डायरेक्टली कई बार इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि रेंज दे देंगे, मैचिंग दे देंगे और बोल देंगे मैच करने के लिए कौन सी वेवलेंथ किस रेंज की है, तो फ्रीक्वेंसी देके कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन से वेव की होगी। तो चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए आ जाते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ये डायरेक्टली ये सवाल बच्चों आप लोगों का जेईई मेंस 2021 में पूछ दिया गया था, इसलिए मैं आपको ये सवाल लिखवा रहा हूँ। ये मतलब ये चीज़ लिखवा रहा हूँ, नहीं तो इसकी कोई उतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आगे भी क्या पता क्या सवाल बना दें, मैचिंग्स में देके कोई और ही सवाल बना दें कि ये पूरा रेंज यहाँ पे बताइए कौन सा लेयर होगा, यहाँ पे बताइए कौन सा लेयर होगा, यही सब। तो देखिए ये हमारा सरफेस हो गया। इससे 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे सरफेस से होता है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्वेल्व किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फियर होता है। और क्या कहते हैं इसके बाद 12 किलोमीटर से हमारा ट्रोपोस्फियर चालू हो जाता है बच्चों। उसके बाद 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर पर जाने पे हमारा आ जाता है ट्रोपोपोज। मतलब कि हमारा ट्रोपोस्फियर यहाँ पे एंड होता है और यहाँ से हमारा चालू हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर।
और अब इसी के बीच में हमारा ओजोन लेयर भी होता है। हमारा ओजोन लेयर भी इधर ही रहता है और इसके बाद हमारा 80 किलोमीटर पर आ जाता है ये देखिए, पहले 12 किलोमीटर की रेंज में हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके बाद 50 किलोमीटर की रेंज में हमारा होता है स्ट्रेटोस्फीयर और यहाँ पे ट्रोपोपॉज हो जाता है और उसके बाद जो होता है हमारा चालू हो जाता है मीजोस्फीयर और ये 80 किलोमीटर तक रहता है और स्ट्रेटोस्फीयर हमारा 50 किलोमीटर तक रहता है और ट्रोपोस्फीयर हमारा मात्र 12 किलोमीटर तक ही रहता है और 80 किलोमीटर पे आ जाता है हमारा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर और इसके बाद 80 किलोमीटर के बाद हमारा मेनोपॉज आ जाता है, 50 किलोमीटर के बाद हमारा स्ट्रेटोपॉज आ जाता है और 12 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रोपोपॉज आ जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये 12 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रोपोपॉज आ जाता है, ट्रोपोपॉज और उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फीयर चालू हो जाता है और यहाँ पे हमारा जैसे 50 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोपॉज आ जाता है, स्ट्रेटोपॉज मतलब कि ये 12 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक हमारा स्ट्रेटोस्फीयर रहता है 50 किलोमीटर तक की रेंज में। उसके बाद हमारे यहाँ पे 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर चलता है, उसके बाद मेसोपॉज आ जाता है और अराउंड हमारा जो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर हैं, 400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारा आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर रहता है। इसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर वगैरह आता है। तो इसको याद करने का एक आसान तरीका है बच्चों, ट्रस्ट इन द एग्जाम। जिसका मतलब हो गया ट्रोपोस्फीयर, एसटी का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर और इधर बीच में मेसोस्फीयर भी आता है, उसके बाद आइनोस्फीयर और THE से थर्मोस्फीयर हो जाता है और उसके बाद ये एग्जाम से हमारा बनता है एक्सोस्फीयर। तो चलिए दोस्तों, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो यही होता है हमारा याद करने का ट्रिक। ट्रस्ट से हमारा हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और उसके बाद मी से हमारा हो जाएगा मीजोस्फीयर, इन से हो जाएगा हमारा आइनोस्फीयर, दा से हो जाएगा हमारा थर्मोस्फीयर और एग्जाम से हो जाएगा हमारा एक्सोस्फीयर। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। और हम लोग अब इधर ही अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं। आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छा लगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों से बस यही तमन्ना रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कमांड कर सकें। चलिए दोस्तों, इधर मैं आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूँगा।